नमस्कार। इट्स हैज बीन लॉन्ग टाइम और जय हिंद। हम ये बात अक्सर सुनते हैं कि इंडिया राइजिंग सुपर पावर है, इंडिया एशिया का नया राइजिंग सुपर पावर है। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर आप में से किसी को आज कोई शक है तो उस चीज को मैं आज गलत साबित करूंगा कि इंडिया कैसे एक राइजिंग सुपर पावर है। इसी चीज को हम प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन हमको कौन दिया? खुद वर्ल्ड दे रहा है, खुद वर्ल्ड दे रहा है। कुछ जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, देखिए रिसेंट इंसिडेंट्स या डिफिकल्टीज में वही डिसाइड करता है कि कौन सुपर पावर बनेगा। अगर आप भाग जाते हो, अपना रास्ता बदल देते हो, तो बात खत्म हो गई, आपकी वहीं से पात्रता खत्म हो गई। लेकिन आप अगर आप उसको फेस करते हो या कोई आइडिया निकालते हो तो आप सुपर पावर हो। तो कुछ रिसेंट मतलब जियो पॉलिटिक्स को हिला के रख देने वाले, जियो पॉलिटिक्स को पूरी तरह से रीसफल करने वाले जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं रिसेंटली, उन्हीं पे हम बात करेंगे और उसके आधार पे ये तय करेंगे कि इंडिया इज एक्चुअली राइजिंग सुपर पावर है कि नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो है। तो इसका आंसर मैं पहले ही लिख देता हूं यस, बड़े बड़े लेटर में मैं पहले ही लिख देता हूं यस। अब चलते हैं आगे। देखिए अभी रिसेंट सबसे जो जियो पॉलिटिक्स को शेक करने वाला, हिला देने वाला इंसिडेंस हो रहा है ना, वो हो रहा है आपका इजराइल और फिलिस्तीन के क्षेत्र में। मतलब इजराइल फिलिस्तीन का पुराना विवाद अभी नया वास करके सामने आ गया है। इस विवाद को आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये इतना पुराना है और इतना चर्चा हो गया है, इतना वीडियो है इस पे कि कोई आदमी ऐसा नहीं होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के काउज क्या है उसके बारे में नहीं जानता होगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमास वालों ने सोचा कि इजराइल का तो सब जगह से डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट बन रहा है। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया से बात चल रहा था, और सऊदी अरेबिया इस रीजन में ना काफी पावरफुल स्टेज रखता है, खास करके इस्लाम के बारे में। तो ये सारे इस्लामिक कंट्री अगेंस्ट में थे, और हमास को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि अगर सऊदी अरेबिया से इजराइल का डिप्लोमेटिक रिलेशन हो जाएगा तो फिर तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब हम डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते, फिर सब लोग हम ही को गलत बोलेगा। तो हमास ने इस सिचुएशन को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए उसने हमला कर दिया इजराइल पे, और हमला किया, कुछ सिटीजन को मारा और बहुत सारे सिटीजन को उठा करके किडनैप करके लेके चला गया। इजराइल ने रेटिलिएशन के तौर पे तबाही मचा के रख दिया है गाजा स्ट्रिप पे। गाजा स्ट्रिप बर्बाद हो गया। पहले वहां बिल्डिंगें दिखती थी, आज जाकर के देखिएगा तो सिर्फ मलबे दिखते हैं, टूटे फूटे। किसी भी न्यूज पे देखिए, मिसाइल मार मार के एक एस्टिमेट के अनुसार जितना बम आपने सुना होगा, जितना बम अमेरिका ने आपका ये वियतनाम पे नहीं गिराया था ना, उतना एक छोटे से जगह पे इजराइल ने मार मार के धुआं कर दिया पूरे गाजा स्ट्रिप को। शुरुआत में सब लोग अफेक्शन रख रहे थे इजराइल से, लास्ट में इजराइल बेतरतीब बिना देखे हुए, सिविलियन हो, हमास हो, क्या हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं, और उसने मार करके बर्बाद कर दिया इजराइल गाजा स्ट्रिप को। जैसे ही अपने इस तेवर में आया, इजराइल का एग्रेसिव नेचर देख करके कुछ कंट्रीज ने यूएन में रिजोल्यूशन लाया। अमेरिका इसका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका इजराइल के पक्ष में है। वैसे भी वो डिप्लोमेटिक टॉक वो चला रहा है, बट अमेरिका ने कहा था कि इजराइल को अपनी सोवेरेनिटी को प्रोटेक्ट करने का सारा अधिकार है, और वो अपनी सोवेरेनिटी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये हुई अभी रिसेंट, यहीं से कहानी शुरू हुई, और ये कहानी आएगी आपका मालदीव तक, और उसमें इंडिया का आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इस चीज से क्या हुआ कि दो पोल में बट गई जियो पॉलिटिक्स। इंडिया ने भी पहला रिजोल्यूशन में तो नहीं, बट दूसरे रिजोल्यूशन में इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट दिया। उसका काउज क्या था? ह्यूमन काउज, कि आप लड़ाई कर सकते हो बट आप सिविलियन को तो मत मारो, ये कह करके इंडिया ने अगेंस्ट में वोट किया। चलिए नेक्स्ट। तो ये कहानी है इनके और इजराइल के बीच में। इजराइल ने कसम खाया हुआ है, नेतन्याहू ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि इस बार हम हमास को मिटा देंगे, और इजराइल के अंदर फिलिस्तीन की गवर्नमेंट रूल करेगी गाजा पे। ये जो है, ये अल-नहान हमास, छोड़ो इन सबका नाम याद करके क्या करोगे, अल-नहान हमास जो है, ये उसके पॉलिटिकल लीडर है। वर्ल्ड लेवल पे ये हमास के गुड कार्य को दिखाते हैं, और इजराइल ने ये कसम खाया कि हम आपको धो के रख देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इजराइल उनको धो रहा है। अब क्या हुआ कि ये शिफ्ट करके आ गया रेड सी में। देखिए लड़ाई शुरू कहां हुई थी? इजराइल और फिलिस्तीन में नंबर 1 स्टेज, और नंबर 2 स्टेज ये कहां आ गया? रेड सी में। ये यमन देख रहे हैं, यमन की जो कैपिटल है वो है सना, और आपको इधर नीचे दिखेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया। ये दोनों कंट्री, सब लोग अच्छे काउज के लिए फेमस होना चाहते हैं। ये दोनों कंट्री मतलब कमाल का है। पहले तो सिर्फ सोमालिया होता था पायरेट्स के लिए, यहां पे समुद्री डाकू होते थे,
हैं, होते क्या थे हैं। और ये जो भी इधर से सी रूट से जो ट्रेड करने के लिए मर्चेंट व्हीकल्स जाते हैं ना, टैंकर्स वगैरह बड़े बड़े ऑयल लेकर के, कंटेनर लेकर के, उन सबको किडनैप करके और ये पैसा मांगते थे। हौती ने सोचा यहां पे, अब हौती के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अब्दुल मलिक अभी फिलहाल उसके लीडर है। हौती हौती को सपोर्ट कौन करता है? हौती को सपोर्ट करता है ईरान। वो सिया मुस्लिम का ग्रुप है जो यमन के पहले गवर्नमेंट से लड़ा 10 साल से, और जो भी यहां माइग्रेंट्स थे, इंडिया के भी वर्कर थे, सब अपने अपने कंट्री भाग गए। तो पहले तो वो 10 साल से लड़ के उसका पूरा गवर्नेंस डिस्टर्ब हो चुका है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में सारी जो ट्रेड वाली शिप है, टैंकर शिप हो, ऑयल टैंकर हो, या जो भी ट्रेड मर्चेंट जो चलता है, उसको उन्होंने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। और इनके पास है ड्रोन। आपको पता है रसिया टेक्नोलॉजी और वारफेयर में उतना स्मार्ट होते हुए भी ड्रोन किससे लिया था? ईरान से। ड्रोन की टेक्नोलॉजी ईरान के पास बहुत बेहतरीन है। तो यहां पे हौती के पास भी ड्रोन है और ये ड्रोन से अब उस पर अटैक कर रहे हैं। और मर्चेंट नेवी होती है, जो शिप पे रहती है, उसके पास क्या होता है हथियार के तौर पे? वाटर कैनन, पानी वाला बंदूक मारता है वो लोग। अब एक बात बताइए, पहले वो लोग चढ़ता था छोटी छोटी शिप से लेकर के ना, सिक्कड़ उकड़ रस्सी फेंक करके वो शिप पे चढ़ता था, तो ये लोग वाटर कैनन से मार करके उन लोग को वापस समुद्र में गिरा देता था। अभी ये लोग क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया, अभी लोग ड्रोन से अटैक कर दे रहा है। हद तो तब हो गई कि एक शिप इंडिया के मेरी टाइम में आ गई थी, मुंबई पोर्ट पे जा रही थी, उस पे ससुरा सब मार दिया, ड्रोन मार दिया। ये इंडिया के लिए बहुत इंसल्ट की बात थी। तो ये हुई हौती, और हौतियों से पूछा गया कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ये? तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि सारी दुनिया को भाई सपोर्ट करना है फिलिस्तीन को, क्योंकि वो जगह फिलिस्तीन की है। आप सब लोग इजराइल के अगेंस्ट में खड़े हो जाइए। हम तो अभी मतलब छोटा मोटा हमला कर रहे हैं, इजराइल का तो किसी भी मर्चेंट शिप को पास नहीं होने देंगे, और जो अदर कंट्री का पास होगा उसको सपोर्ट करना होगा फिलिस्तीन काउज को। अब थोड़ा इस रेड सी और सुएज कैनाल का इंपॉर्टेंस देखिए। 30% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इस रूट से पास होता है। 30% वर्ल्ड ट्रेड जो है वो इस रूट से पास होता है, वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड। उसके बाद ये दिख रहा है छोटा सा देश डेनमार्क, स्पेन, पुर्तगाल, यहां पे बड़े बड़े टैंकर के जो ऑनर हैं उन्होंने कहा कि हम यहां से अपनी शिप नहीं गुजारेंगे, हम यहां से कोई भी अपनी टैंकर को अलाउ नहीं करेंगे कि तुम रेड सी से होकर के जाओ। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अब वही आएंगे, वास्को दा गामा वाला रूट को फॉलो करेंगे, केप ऑफ गुड होप से होकर के साउथ एशिया, इंडिया और साउथ एशिया से ट्रेड होगा। इस ट्रेड करने में कोई मतलब क्या कोई डिफिकल्टी है? बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। मान लो कि इधर से जाने में अगर आपका रेट 5 रुपया लगता था ना, तो इधर से जाने में 10 रुपया हो जाएगा, सीधा डबल, कभी कभी किसी किसी केस में ट्रिपल। क्यों? इंश्योरेंस चार्ज बढ़ गया है, 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम बढ़ गया है, 10 डे का एक्स्ट्रा टाइम बढ़ गया है। और सारी चीजें जब इतना अगेंस्ट में जाएंगी तो जो कंज्यूमर होगा फाइनली उसी को बियर करना पड़ेगा। उसको जो सामान मिलता था 5 रुपया में, अब उसको मिलेगा 10 रुपया में। तो ये सबके लिए प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? तो अब दूसरा स्टेप पे आइए। ये है यहां की कहानी। याद रखिएगा, लड़ाई कहां शुरू हुई? इजराइल और फिलिस्तीन में। वो उठ के कहां आ गई? अरेबियन सी में, ट्रेड रूट पे। और हौतियों ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। नेक्स्ट, अमेरिका। यहां पे एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका ने शुरुआत से ही रेड सी में अपना एक युद्ध पोत लगा करके रखा हुआ है, यही चीज को कंट्रोल करने के लिए। फिर इसने सारे कंट्री को प्रस्ताव दिया, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक में जितने भी कंट्री हैं उनमें से जो मतलब विशेष हैं, जैसे नॉर्वे, कनाडा, आपका स्पेन, पुर्तगाल, इन सबसे बात किया कि हम एक ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। इसको याद रखने की जरूरत है। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। नॉर्वे, कनाडा, स्पेन वगैरह ने कहा कि देख भाई, हम झगड़ा उगड़ा करने की स्थिति में नहीं है, आप अपना देख लो। तो इसमें शामिल अभी कौन है? यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इन्होंने ग्रुप बनाया, यमन में गए, सबमरीन से, डिस्ट्रॉयर से, और इसका जो युद्ध पोत है उससे उन्होंने हौती के 16 प्लेस, मतलब 16 प्लेस ऑफ यमन और 60 ठिकानों पे, 60 इनके जो टारगेट है, 60 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। अभी ये कौन है? ये हैं
मलिक हौत, अब्दुल मलिक, इनका नाम क्या है? अब्दुल मलिक। ये कौन है? अब्दुल मलिक। अभी प्रेजेंट कमांडर इन चीफ है हौतीज के, प्रेजेंट कमांडर इन चीफ है हौती के। इन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका ने ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, और हो सकता है बहुत बड़े रीजन है और वजह है कि कहीं अमेरिका और ईरान में, वैसे ही ईरान को परेशान करके रखे हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंशन लगा करके, ईरान में फुल फ्लेजेड वार ना हो जाए, मतलब कंट्री के बीच वार ना हो जाए। ये ईरान बैक्ड हैं और इस पे इन्होंने हमला कर दिया। अब्दुल मलिक ने कहा कि अब हम किसी भी शिप को नहीं छोड़ेंगे, खास करके इजराइल के जो ट्रेड में इन्वॉल्व है उस शिप को तो छोड़ेंगे ही नहीं, इनके हमला करने के बाद। और इन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हौती अपना समझ ले या यमन समझ ले। ये सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज, अब फर्स्ट स्टेज इजराइल पैलेस्टीन, सेकेंड स्टेज मतलब रेड सी, लाल सागर, और थर्ड स्टेज मालदीव। अब इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी जबरदस्त है। मालदीव में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो है आपके मुस्लिम के ही, ये भी इधर से ही। अभी यहां पे आए हैं मोहम्मद मोइजू, मोहम्मद मोइजू। तो मोहम्मद मोइजू ने पहले तो उन्होंने कैंपेन चलाया, अभी वहां के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मैजू। तो मोहम्मद मैजू ने कैंपेन चलाया इंडिया आउट। देख लो ये लोग कितना स्मार्ट है। पहले देखिए, मैं अगर इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन बताऊं तो यहां पे हमारा क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से 200 नॉटिकल माइल की दूरी पे है। अगर आप वेस्टर्न कोस्ट से आइएगा तो 700 नॉटिकल माइल पे है। क्या है? अगर मिनिकोय जो हमारा सदर्न एक लक्षद्वीप का आइलैंड है, मिनिकोय से आइएगा ना तो 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स मतलब 300 के आसपास किलोमीटर आप पहुंच जाइएगा मालदीव। और वेस्टर्न कोस्ट से आते हैं मेनलैंड इंडिया से तो 700 नॉटिकल माइल। अब इसी से समझ जाइए कि मोहम्मद मोइजू कितने स्मार्ट आदमी हैं कि यहां से चाइना का दूरी है, चाइना का दूरी है, ऐसे स्ट्रेट नापिएगा तो 6000 किलोमीटर। अगर भाया रूट जाइएगा ना तो आप ही सोच लीजिए कितना किलोमीटर है, ऐसे घूम करके जाइएगा तो। अगर इनको कल को कोई प्रॉब्लम होती है, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और वैसे भी भारत जैसा पड़ोसी, तो ये मौजी को कौन समझाए? खैर मौजी जी समझ गए हैं, क्योंकि उन्हीं के देश में उन्हीं के खिलाफ एग्रेशन शुरू हो गया है। तो इनको अगर कल को कोई प्रॉब्लम होगा तो इनको यहां से चाइना बचाने आएगा, जबकि इनको याद भी नहीं है इतिहास में। ऑपरेशन कैक्टस का नाम आपने सुना है? ऐसे ये बहुत आम बात है, आजकल सूडान में हो रहा है, इधर नाइजर में हो गया है। इनके पास भी कू करने के लिए यहां पे कुछ आतंकवादी ग्रुप चले गए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कैक्टस चला करके अपने कुछ कमांडो उतारे और इनको बचाया था, इस देश को बचाया था। कट्टरपंथी यहां पर भी पैदा हुए थे तो उसको इंडिया ने बचा लिया। उनको सीप से भागना पड़ा समुद्र से। तो ये है मालदीव। सबके पास तेल घटता है। ये देखिए, पाकिस्तान के पास एक बार डीजल कम हो गया था, इनके पास चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, इनके पास पीने का पानी खत्म हो गया था, इंडिया ने पहुंचाया। एक बार कर्ज में डूब गए थे, सुनामी आया था, सारा इकोनॉमी बर्बाद हो गया था, तो इंडिया ने बचाया था। उस समय चाइना वाइना इनको याद नहीं था। तो इसको मतलब उस मौजू साहब को, मुझे तो मतलब समझ में नहीं आता है कि इस सब आदमी को क्या बोला जाए। ये ठान लिए हैं, एक बात बोलूं, मतलब इजी लैंग्वेज में, हमारे तरफ एक कहावत है कि गिद्दड़ की जब मौत आती है ना तो उस शहर के तरफ भागता है, कुत्ते की मौत आती है तो उस सड़क के तरफ भागता है। गाड़ी उड़ी चलते रहती है, ज्यादातर कुत्ता देखिएगा ना तो सड़क पे मरा हुआ दिखेगा, तो कुत्ता सड़क की ओर भागता है। और जब कोनो देश का मौत आता है ना तो चाइना की तरफ भागता है। फिर से, कुत्ते की मौत आई तो उस सड़क की तरफ भागेगा, गिद्दड़ की मौत आई तो उस शहर की तरफ भागेगा, किसी देश की मौत आई तो वो चाइना की तरफ भागेगा। नहीं बिलीव है? पाकिस्तान भागा, मौत। इधर से कौन, ये अफ्रीका कंट्री के बहुत लोग भागे, वो लोग समझ गए। इन्हें बगल में पड़ोसियों को ही देखिए, श्रीलंका भागा, मौत। म्यांमार भी थोड़ा बहुत भाग रहा है, बांग्लादेश अभी ठीक है। नेपाल के ओली साहब याद है, इहो चाइना के गोली खा लिए थे, इहो भागे थे, तो इनको भी समझ में आ गया। अब कौन भाग रहे हैं नया? मालदीव। भाग क्या रहे हैं? भाग चुके हैं। इनके जीडीपी का 10% वैसे भी उसका कर्जा का ही लोन देते हैं अपने जीडीपी का। इनका जीडीपी कितना है? 2.5 बिलियन का, और इसका 10% आप लोग कैलकुलेट कर लो, ये हर बार इंटरेस्ट देते हैं चाइना को। तो ये 80% मतलब 65% भाग गए हैं, और बस 15-20% भागना है, तो भाग के वो समझ जाएंगे। बट इंडिया के लिए क्या है? ये तो मौजू साहब का हुआ।
इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्यों रखता है मालदीव? इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब आप रोड पे चलते हैं ना तो आपको टोल दिखता है, इसको इंडियन ओशन का टोल कहा जाता है। इंडियन ओशन का टोल कहा जाता है। इंडिया का इंटरेस्ट है, इंडिया का इंटरेस्ट नो डाउट मालदीव में है, और हमारे डिपार्टमेंट में वैसे भी बहुत स्मार्ट पीपल बैठे हुए हैं, दे विल थिंक अबाउट इट। उसके बारे में ये सोचना है मालदीव हमारे हाथ से, ये तो मजाक की बात है, बट सीरियसली मालदीव इंडिया के लिए जरूरत है, ये बात कतई गलत नहीं है। मालदीव हमारे हाथ से जा करके चाइना के गोद में किसी भी कीमत पे नहीं बैठना चाहिए। ये तो मालदीव। तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। सेकेंड स्टेज में इंडिया का रिस्पॉन्स, फर्स्ट स्टेज में तो हम समझ गए, सेकेंड स्टेज में इंडिया का रिस्पॉन्स। इंडिया ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन का मेंबर नहीं है। इंडिया ने कहा आपके पास जितना एरिया होता है, मतलब आप जितने बड़े राजा होते हो, या जितने बड़े पोस्ट पे होते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बड़ी होती है। एक ही ओशन है जिसका नाम है किसी देश के नाम पे इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन को IOR इंडियन ओशन रीजन के नाम से जाना जाता है। इंडियन ओशन रीजन में मालदीव एक छोटा सा कंट्री है। इंडिया ने खुद से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो भी इधर से ट्रेड मर्चेंट शिप या टैंकर जाएंगे, उनके प्रोटेक्शन की गारंटी 100% हमारी है। उसकी प्रोटेक्शन की गारंटी 100% हमारी है। हमको किसी ऑपरेशन लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। ये शुरू से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए थे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम कायम हैं। तो इसके लिए सेकेंड स्टेप के लिए इंडिया ने क्या किया, 20 डिस्ट्रॉयर आपकी कोलकाता मतलब INS कोलकाता, INS चेन्नई, INS विशाखापत्तनम, INS बुरुंगा, ये सारे स्टेल्थ, और इनका नाम ही है डिस्ट्रॉयर। ये युद्धपोत से छोटे होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं डिस्ट्रॉयर, बट नाम देख रहे हैं डिस्ट्रॉयर, मतलब इनको बस मारने के लिए ही बनाया गया। उसके साथ छोटे छोटे और वारशिप जिसको बोलते हैं फ्रिगेट्स। तो इन सारों को डिप्लॉयड कर दिया है। कहाँ डिप्लॉयड किया है? साउथ रेड सी और अरेबियन सी में, कि आप वहां से निकलो और हम जाएंगे। यही नहीं, सोमालिया ने अभी हाल फिलहाल में एक शिप को कैप्चर कर लिया था पायरेट्सों ने। इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो ने उसको बचाया वहां से। तो ये इंडिया सेकेंड स्टेप के लिए किया। यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने ग्रुपिंग बनाया। ग्रुपिंग का नाम क्या है? ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। तो इंडिया को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, और इंडिया प्रोस्पेरिटी गार्जियन में क्यों नहीं गया? इसका कारण है। इसका कारण कौन बताया? इसका कारण बताए द मेगा स्टार रजनीकांत। झुंड में तो सुअर आते हैं, पढ़ लीजिए। इसने कहा कि हम झुंड नहीं बनाएंगे। यहां पे वर्सेस क्यों नहीं लिखा हुआ है पता है आपको? देखिए, अब इससे क्या कोई मतलब क्या लड़ेगा? ई है कुछ काम के, ई है कुछ काम के। तो इन्होंने ग्रुप बनाया। ये अभी चाइना के दौर पे गए, चाइना घूमने गए थे। चाइना से रिक्वेस्ट किए कि देखिए आप अपना टूरिस्ट लोग को खास करके मालदीव में भेजिए। क्यों भाई? तो इंडिया बाइकआउट कर रहा है मालदीव का, ये इन्होंने बताया। अब ये क्वेश्चन उठता है बाइकआउट क्यों कर रहा है? आपको पता है ब्रांड मोदी, ये एक नया नाम है, ब्रांड मोदी। ये आदमी कमाल है यार, मतलब मानना पड़ेगा। इन्होंने कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कर दिया, देख रहे हो। मतलब जस्ट इमेजिन कि हम वहां पे घूमने के लिए गए, एक जो नॉर्मल आदमी जाता है वैसे हम अपने बीच पे घूमेंगे, 2-4 जबरदस्त फोटो वगैरह फोटो सेशन कराएंगे, सेल्फी करेंगे और डाल देंगे। और मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने देशवासियों को कहूंगा कि जो लक्षद्वीप का बीच है ना, काफी खूबसूरत है, अतुल्य सुंदरता। बस मैंने ना किसी कंट्री का नाम लिया ना किसी और देश का नाम लिया। रिएक्शन कहां से आया? इमोजी के देश से। हमने तो नाम नहीं लिया था। अरे तुम्हारा मालदीव है, तुम जितना खूबसूरत बनाए हो यार बनाओ, मतलब उससे हमको क्या मतलब है? हम तो कभी कहने नहीं गए कि अरे तेरा मालदीव बहुत खूबसूरत है, हम तो घूमने जाते थे। इन्होंने कुछ नहीं बोला। रिएक्शन इनके 2-4 को चपड़गेंजू मिनिस्टर वगैरह है, वो लोग कुछ कुछ बोला, बहुत मतलब जिसका जैसा सोच और जैसी औकात वैसा ही ना बोलेगा। अच्छी बात बोलने के लिए आपको अच्छा बनना भी तो पड़ता है। तो जैसे ये लोग सोचते हैं वैसा इन्होंने बोल दिया। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया और मालदीव में जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस अभी चल रहा है उसका रीजन है टूरिज्म। अरे नहीं बबुआ, टूरिज्म नहीं है।
अरे टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म दिखावा है, फ्रंट है। प्रॉब्लम क्या है? पैलेस्टीन काउज, पैलेस्टीन काउज, इनको भी तकलीफ है कि पैलेस्टीन के साथ ऐसा। अरे आप ही को तकलीफ नहीं है, सबको तकलीफ है, वहां के आदमियों के लिए सबको तकलीफ है। पैलेस्टीन के सिविलियन इसके अधिकारी कतई नहीं थे। यस, इजराइल को ऑल राइट है कि वो हमास को निपटा दे, खत्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। पैलेस्टीन के लिए सबके दिल में हमदर्दी है मिस्टर मौजू। तो मौजू लोग, ये मिस्टर मौजू सोचते हैं कि जो इंडिया है ना वो टिल्टेड है इजराइल की तरफ। क्यों नहीं रहेगा टिल्टेड भाई? हम दोनों तरफ टिल्टेड है। हमको सिंपैथी है, हमको सिंपैथी है पैलेस्टीन के पीपल के साथ, और इजराइल हमारा दोस्त है। और इनको रिप्लाई इजराइल ही किया। जैसे ही मोदी जी लक्षद्वीप से आए तो इजराइल बोला कि हम वहां पे एक बहुत बड़ा डीसेलिनाइजेशन प्लांट लगाएंगे। अब डीसेलिनाइजेशन प्लांट क्या होता है? देखिए, इजराइल में ऐसे भी पानी की कमी है और उसमें वो पारंगत है डीसेलिनाइजेशन प्लांट लगाने के लिए, मतलब स्पेशलाइजेशन है उसको। तो इजराइल लक्षद्वीप में वही वो प्लांट लगाएगा इजराइल। और इजराइल ने खुद बोला, इनका रिप्लाई सुन करके, और इस तरह से अनजाने में सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए गए थे। अरे भाई, प्रमोट ये लोग कर दिया। जब डिप्लोमेसी के क्राइसिस में कोई टॉपिक आ जाए तो वो तो खुद प्रमोट हो जाता है। और क्राइसिस किया कौन? मालदीव खुद। सब लोग कुल्हाड़ी पे पैर मारता है, ये लोग कुल्हाड़ी खरीदा वो इंडियन ब्रांड का, और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। मोदी जी तो सिर्फ घूमने गए थे। मोदी जी ने क्या किया? अपने देश में घूमने नहीं जाएंगे। अरे थोड़ा इधर राजनीति करके, थोड़ा गवर्नेंस चला करके थोड़ा थक गए, तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए गए। सब लोग जाता है। इन लोग को मिर्ची लग गई, इन लोग हम ही लोग से कुल्हाड़ी खरीदा और कर दिया। इसके अलावा ये तो है थर्ड टॉपिक, मतलब एक इंसिडेंट से जुड़ा हुआ। कनाडा, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, कनाडा मिस्टर ट्रूडो, कहा जाने आदमी क्या सोचता है। एक बार इंडिया घूमने आया था, कोनो पूछबे नहीं किया, चुपचाप गया, अमृतसर घुमा और चल गया वापस। एक बात बताइए, आप जानते हैं कि इंडिया को बांटने के लिए कुछ आपत्तिजनक तत्व रह रहे हैं कनाडा में, तो उन्हीं को वो सपोर्ट करता है कि भाई पब्लिक है, इनको बोलना चाहिए, तो आप दे दो ना, मतलब आप बांट करके दे दो यार, इतनी हमदर्दी है तो खालिस्तानियों टेररिस्ट को वो सपोर्ट कर रहे थे। और उसमें कोई पता नहीं कौन मारा, क्लेम कर दिए कि इंडिया ने मरवा दिया। अगर इंडिया ने मरवाया होगा तो क्या गलत है? लेकिन अभी तक हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसने इसको सिरे से खारिज किया है कि अगर आपके पास कोई विटनेस है तो दीजिए, ऐसे हल्ला उल्ला मत कीजिए, चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगे और हम गलत नहीं हो जाएंगे। तो ट्रूडो जी शांत हो गए, मतलब बैकफुट पे चले गए। तो कनाडा के साथ, तो हौतियों के अगेंस्ट में इंडिया ने अपने डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय किए। लेकिन एक बात बताइए, हौती एक विंग है जिसको सपोर्ट कौन करता है? ईरान। तो हम अपने फ्रेंड को नाराज क्यों करें? इसलिए एस जयशंकर ईरान जाने वाले हैं कि देखिए, हमारा मोटिव आपसे दुश्मनी नहीं है या हौतियों को निपटाना नहीं है। हमारा जो एम है वो मर्चेंट शिप को बचाना है। तो अगर यही ना बोलेंगे वहां जाकर के भाई कि अगर हौती लोग अटैक करेंगे तो हमको तो अपने डिफेंड के लिए अटैक करना होगा, तो हम पे इल्जाम नहीं आनी चाहिए, और हमारे और आपके बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उस पर कोई हार्म नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं परफेक्ट लड़ाई। बाप से जाके दोस्ती कर लो और बेटा को थूर दो, तो बेटा को थूरेगा इंडिया और बाप से जाकर के दोस्ती करेगा। और दोस्ती कराने के लिए एस जयशंकर से बढ़िया आदमी कौन है? तो एस जयशंकर ईरान जा रहे हैं। तो ये है इंडिया, और इसीलिए इंडिया अकेला है। और आप डिसाइड कीजिए, और प्लीज कमेंट में लिखिए कि आपको क्या लग रहा है। हम कनाडा का बात नहीं सुनते। अगर इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंट अगर पीछे जाकर के देखिएगा, तो सबने हमको क्या मना किया था कि आपको रसिया से तेल नहीं लेना है, तो रसिया से हमने तेल लिया। अमेरिका ने हमको मना किया, तेल लिया, रिफाइन किया और यूरोप को बेचा, जबकि वो किसके सपोर्ट में खड़े हैं? यूक्रेन के। तो इन सारे इंसिडेंट्स को देखते हुए इंडिया जब अपने मन की कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? इंडिया राइज कर रहा है, सुपर पावर बनेगा। प्लीज रिप्लाई, प्लीज। थैंक यू।